नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कम्युनिकेशन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण के विषय में। हिंदी व्याकरण की आज औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। देखिए, सामान्यतः ये माना जाता है कि किसी भी भाषा को शुरू करने से पहले हमें उसके वर्णों की जानकारी लेना आवश्यक है। भाषा की जो सूक्ष्म इकाई होती है उसे संकेतक कहा जाता है और इसे हम वर्ण भी कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो भाषाएँ होती हैं वो वर्णों के कह सकते हैं आधार पर ही लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। उसी प्रकार से हिंदी भाषा की अगर बात की जाए तो सामान्यतः ये भी 52 वर्णों के आधार पर इसका लेखन होता है। सबसे कम अगर बात की जाए तो सामान्यतः अंग्रेजी भाषा में बहुत कम वर्ण माने जाते हैं और जो चीनी भाषा उसमें बहुत सारे वर्ण माने जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो चीनी भाषा है वो वर्णों का एक कह सकते हैं भंडार ग्रह, जिसमें बहुत से वर्ण मिले हुए हैं, जिस प्रकार से उसकी रचना होती है। सामान्य रूप से यहाँ पर एक बिंदु अति महत्वपूर्ण है कि जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत का ही रूपांतरण माना जाता है और संस्कृत भाषा या संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत ये माना जाता है कि जब भगवान शिव प्रसन्न हुए थे तो उन्होंने क्या किया था कि एक नृत्य किया था और अपना एक डमरू बजाया था। उस डमरू के माध्यम से जो वर्ण निकले थे उन वर्णों से ही हिंदी के जो कह सकते हैं कि स्वर हैं या हिंदी के जो वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति मानी जाती है और उन्हीं वर्णों के माध्यम से 14 माहेश्वर सूत्रों का जन्म हुआ था, जिनसे संपूर्ण कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला की रचना अंततः हो जाती है और महर्षि पाणिनि इन वर्णों की रचना करने का काम करते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो हिंदी वर्णमाला में कहा गया है कि ये भाषा के संकेतक हैं। भाषा की अगर बात की जाए तो सामान्यतः भाषा जो होती है वो वर्णों पर निर्भर होती है। अर्थात भाषा जो है, ध्यान देंगे कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष से बना है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो ये भाष शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है बोलना। जी, भाष शब्द का अर्थ क्या है? बोलना। अर्थात यदि हमें भाषा लिखना है तो हमें वर्णों की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। जो कह सकते हैं कि भाषा है यह एक प्रकार के वाक्य से बनती है और जो वाक्य होते हैं उनकी जो सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं कि वाक्यों की जो छोटी इकाई हो गई वो पद हो गई, पदों से छोटी इकाई जो हो गई वो पदबंध हो गई और पदबंध से जो छोटी इकाई मानी जाती है वो वर्ण मानी जाती है। सामान्यतः जो वर्ण होते हैं वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो वर्ण है वर्ण को ही क्या कहते हैं? वर्ण को ही ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि कहा जाता है। जैसे सामान्यतः जब कोई भी हम वर्ण बोलते, जैसे हमने कहा का, तो जब हमने ये कहा है का तो सबसे पहले हमारे कानों को एक ध्वनि सुनाई देती है, उसके बाद में हमारा मस्तिष्क हमें आज्ञा देता है कि हिंदी भाषा का एक वर्ण है और उस प्रकार से हम उसे पहचान जाते हैं। जैसे हमने कहा रा और एक और हमने कह दिया आर, तो सामान्यतः है क्या कि हमारा मस्तिष्क हमें यह संकेत दे रहा है कि जो ये संकेत बना हुआ है ये हिंदी भाषा से संबंधित है और जो ये संकेत बना हुआ है ये अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। एक प्रश्न कई बार यह भी पूछा गया है कि सामान्य रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको सही करना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। यदि आपकी परीक्षा में वर्ण ऑप्शन में नहीं है तो वहां पर ध्वनि को भी सही मान लिया जाता है, क्योंकि वर्ण ही ध्वनि का एक रूप होते हैं। सबसे पहले हमें एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसके बाद में हम ये निर्णय करते हैं कि इसमें कौन सा वर्ण है। तो सामान्यतः वर्ण है क्या? ये भाषा के संकेतक हैं, इनके माध्यम से हम भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जब इन वर्णों को हम एक पास व्यवस्थित कर देते हैं, एक पास क्रमबद्ध रूप से लगा देते हैं, तब इसे कह दिया जाता है वर्णमाला। वर्णमाला में अगर देखा जाए तो इसमें एक समूहवाचक संज्ञा मानी जाती है। अर्थात जब सभी वर्णों का एक समूह एक पास एकत्रित होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा हम कहते हैं और वर्णों का जो एकत्रण होता है उसे ही क्या कह दिया गया है? उसे वर्णमाला कह दिया गया है। सामान्यतः अगर बात की जाए हिंदी वर्णमाला की तो इसे हम दो भागों में बांटते हैं, आपको पता ही है। इसमें जो पहला भाग होता है वो क्या है? वो है स्वर, और जो दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग इसमें व्यंजन माना जाता है। यहां पर एक और बिंदु लिख दिया गया है कि लेखन के आधार पर हिंदी में जो वर्ण होते हैं वो कितने हैं? 52 हैं और उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो कितने हैं? 45 हैं। देखिए, इसमें कम इस प्रकार से हो गए हैं क्योंकि बहुत से हिंदी के वर्ण ऐसे होते हैं उनको हम लिखते हैं परंतु बोलते नहीं हैं। ध्यान दीजिए, जैसे जो अंग की बिंदी होती है उसको लिखते हैं परंतु बोलते हम बहुत कम हैं। उसके बाद में जो इसमें विसर्ग होते हैं उनको हम लिखते हैं परंतु बोलते बहुत कम हैं। उसके बाद में इसमें जो री की मात्रा होती है, जैसे लिखा है इस प्रकार से पृथ्वी लिखा होता है और हम कहते हैं पृथ्वी, इस प्रकार से बोल देते हैं। तो बहुत से ऐसे भी सब कह सकते हैं इसमें वर्ण हैं जिनको हम लिखते हैं परंतु बोलते नहीं हैं। यही कारण है कि उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की संख्या है वो कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में दोनों प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं कि लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं और उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं। दोनों संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि बताया गया कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला स्वर है, उसके बाद में इसमें दूसरा व्यंजन बताया गया है। स्वर की अगर बात की जाए तो सामान्यतः ये माना जाता है
कई बार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ का जब पेपर होता है, जैसे चकबंदी हो गया, मंडी परिषद हो गया, युवा कल्याण विकास अधिकारी हो गया, इस प्रकार के जो आबकारी हो गया, इस प्रकार की जो परीक्षाएं आती हैं उसमें वर्णमाला से थोड़ा कह सकते हैं कि क्लिष्ट प्रश्न पूछ लेते हैं, कठिन प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था मंडी परिषद में अधीनस्थ में कि इनमें से स्वर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो स्वर की परिभाषा पूछ ली गई थी। स्वर के परिपेक्ष में कहा जाता है कि स्वर स्वतंत्र ध्वनि है। जी ध्यान रखेंगे, स्वर क्या है, ये स्वतंत्र ध्वनि है। इनको बोलने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे स्वर कहा जाता है। जैसे व्यंजन के परिपेक्ष में अगर देखा जाए तो व्यंजन क्या है, व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। उनको बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, परंतु स्वर को बोलने के लिए किसी भी व्यंजन या अन्य वर्ण की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। ध्यान दीजिए, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर आ लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, तो इनको बोलने के लिए कोई भी अन्य वर्ण इसमें नहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ पर हम लिख दें का लिख दें, यहाँ पर हम ई लिख दें, तो इसमें क्या होगा, सामान्यतः इसमें आवर्ण लगा हुआ है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन का एक मूल नाम होता है हल। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि महर्षि पाणिनि ने जो 14 महेश्वर सूत्रों की रचना की है, जिसमें कह सकते हैं कि एक सूत्र अयुण हो गया, ऋलिक हो गया, एवं हो गया, अयोच हो गया, हैवरट हो गया, लड़ हो गया, यंगड़नम हो गया, कपय हो गया, ससर हो गया, ये सब भैया महेश्वर सूत्र बताए गए हैं। तो उसमें एक महेश्वर सूत्र ये बताया गया है हल महेश्वर सूत्र। हल महेश्वर सूत्र में सामान्यतः जितने भी व्यंजन होते हैं वो आ जाते हैं। यही कारण है कि व्यंजन का एक नाम हल भी होता है। जैसे सामान्यतः कहते हैं कि हलंत लगा दीजिए, किसी भी वर्ण के अंत में हलंत लगा दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे ता में हलंत लगा दिया, तो जैसे ही हम हलंत लगाते हैं हमें सूचना मिल जाती है कि ये क्या है, ये एक स्वतंत्र व्यंजन है, इसमें कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है। तो स्वर क्या है, ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। और व्यंजन क्या है, व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। बगैर स्वर के हम व्यंजन नहीं बोल सकते हैं। एक आध अपवाद जैसे हो गया, जैसे हम लोग लिख रहे हैं चट्टान लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से जब आधे अक्षर वाली दशा आ जाती है तब ये जो लिखा हुआ है ये स्वतंत्र व्यंजन है, और आगे जो व्यंजन लगा हुआ है उनमें आ स्वर लगा हुआ है। तो इनके परिपेक्ष में यही कहा गया कि ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं, जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण या अन्य संकेतक की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो हो गई स्वर की परिभाषा। अब हम देखेंगे स्वर कौन कौन से हैं, स्वर के प्रकार कितने हैं, इस प्रकार से हम इसमें इसकी व्याख्या करेंगे। अगर देखा जाए स्वर के प्रकारों के बारे में, तो सामान्यतः इसके बहुत प्रकार बताए गए हैं। अलग अलग विद्वान हो, जैसे नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है कि स्वर 5 प्रकार के होते हैं। अन्य अगर हम विद्वानों की बात करें तो कुछ का कहना है कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्य रूप से अधिकतर विद्वानों का यही मानना है कि जो स्वर होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। इसमें जैसे कह सकते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार, ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार, उसके बाद जैसे हवा के आधार पर स्वरों के प्रकार, घोषत्व के आधार पर स्वरों के प्रकार। हवा के आधार पर जैसे हो गए निर्नुनासिक हो गए, अनुनासिक हो गए, घोषत्व के आधार पर जैसे अघोष हो गए, सघोष हो गए। उसके बाद इसमें जैसे मात्रा के आधार पर ह्रस्व दीर्घ स्वर हो गए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो गए, और मुख द्वार खुलने के आधार पर व्रतमुखी हो गया, अव्रतमुखी हो गया, संवृतमुखी हो गया, अर्ध संवृतमुखी हो गया। देखिए ये इसके प्रमुख प्रकार हैं। 6 प्रकार हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, वो प्रकार आपको पढ़ने हैं जो आपकी परीक्षा का भाग बनेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो इसका प्रकार आता है, जो कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, वो मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार, मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। एक बार भैया अधीनस्थ का पेपर हुआ था, उसमें चकबंदी लेखपाल में यह पूछा गया था कि सामान्यतः मात्रा के परिपेक्ष में कौन सा कथन सत्य माना जाएगा। तो सामान्यतः मात्रा की अगर बात की जाए तो मात्रा को हम क्या कहेंगे कि जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। ध्यान रखेंगे यहां पर, स्वर के उच्चारण काल को, स्वर के उच्चारण काल को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ये कठिन प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं जब हिंदी का स्तर बढ़ जाता है। जैसे यूपी बीएड की अगर बात की जाए प्रवेश परीक्षा में तो 50 हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। जो सब्जेक्ट का पेपर हो गया उसमें भी 10 हिंदी के क्वेश्चन आ गए जो 68 वाले हैं। उसके बाद में जब वर्णक्षक का पेपर होता है जिसमें भैया लगभग हिंदी के 80 प्रश्न आते हैं, तो जब प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है तो वर्णमाला के कम से कम 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और यही जो कठिन प्रश्न होते हैं ये उसमें रख दिए जाते हैं। तब कह सकते हैं कि वर्णमाला बहुत ही व्यापक वहां पर हो जाती है। अगर प्रश्न 20 आए
आए हैं फिर भी वर्णमाला से 2 प्रश्न आएंगे। अगर प्रश्न 80 आए हैं फिर भी वर्णमाला से कम 10 या 12 प्रश्न अवश्य आते हैं। वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी कह सकते हैं कि उसे छोड़ते नहीं हैं, इससे अवश्य प्रश्न पूछे आते हैं। तो मात्रा के परिप्रेक्ष्य में यह बताया गया कि जो स्वर का उच्चारण काल है या स्वर का जो टाइम पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मात्रा कहते हैं। अर्थात जिसमें दीर्घ मात्रा लगी होगी वहां पर हम स्वर दीर्घ स्वर के लिए बोलेंगे, दीर्घ समय के लिए बोलेंगे, और जहां पर कह सकते हैं कि अल्प मात्रा लगेगी वहां पर स्वर को हम कम समय के लिए बोलेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं मात्रा के आधार पर। अब यहां पर हम देखेंगे कौन कौन से इसमें प्रकार सम्मिलित हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, मात्रा के आधार पर बात हो रही है, यहां पे ध्यान देंगे। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर सबसे पहला जो भैया इसमें आता है उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। उसे क्या कहा गया है, उसे ह्रस्व स्वर कहा गया है। देखिए ये जो ह्रस्व का मतलब हो गया छोटा। जब आप लोग संधि पढ़ेंगे, स्वर संधियां, तो वहां पर हम बार बार ह्रस्व कहेंगे, बार बार हम दीर्घ कहेंगे। तो इससे आप ये समझ जाएंगे कि ह्रस्व का मतलब क्या है, छोटा, और दीर्घ का मतलब क्या है, बड़ा। तो ह्रस्व का मतलब हम यहां पर ये लगाएंगे कि छोटा स्वर, जिसमें आ, ई और उ, ये क्या है, ये ह्रस्व स्वर हैं। आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न परीक्षा में ये पूछ लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो भैया आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही मूल स्वर हैं। जो मूल स्वर हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं, और जो आपके सम्मुख लिखे हुए हैं यही मूल स्वर बताए गए हैं। मूल स्वर बताने का प्रमुख कारण हम ये लगाएंगे क्योंकि जितने भी कह सकते हैं कि 11-13 जो कह सकते हैं वर्ण स्वर बताए गए हैं वो उनका जन्म इनसे ही होगा। देखिए किस प्रकार से हो रहा है, जैसे आ ई उ, अब इनको जब हम दीर्घ करेंगे तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, बड़ी हो गया और बड़ाऊ हो गया। देखिए इनसे ही बन रहा है। अब हम आगे वाले इससे भी बनाएंगे। आ प्लस ई क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। कौन सा संधि का नियम है भैया, ये गुण संधि का नियम है। उसके बाद में ध्यान रखेंगे, आ प्लस उ क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। कौन सी संधि है ये भी गुण संधि है, ध्यान देंगे। उसके बाद में जैसे आ प्लस ए क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। आ प्लस ओ क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि अंग और आह, इस प्रकार से। तो आप लोगों ने देखा कि सामान्य रूप से ये जो 3 मूल स्वर आपको बताए गए हैं इनसे समस्त स्वर बन गए हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो ये 3 है। कभी कभी होता क्या है कि जब वो मूल स्वर पूछते हैं तो हम लोग छोटा बड़ी, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाओ बड़ाओ, ए आए ओ आओ, इनको मूल स्वर मान लेते हैं। मूल स्वर का मतलब है जड़, अर्थात जो समस्त स्वर बने हैं वो इन 3 स्वरों से मिलकर के बन गए। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर अभी देखा कि किस प्रकार से अन्य स्वर बने। अब ये देखिए, ये कौन सी संधि है, ये गुण संधि है। ये कौन सी संधि है, ये वृद्धि संधि है। अर्थात ये जो नियम है ये गुण संधि के हैं, नीचे जो बताए गए ये वृद्धि संधि के हैं। तो हम आसानी से संधि को भी पहचान सकते हैं। तो ये क्या हो गए, ये आपके हो गए मूल स्वर। इनको ही हम क्या कहते हैं, इनको ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी मात्रा 1 होती है। जब हम आगे भैया पढ़ेंगे छंद, तो छंदों को हम मात्रा के माध्यम से गिनते हैं। जैसे जो हमारे मात्रिक छंद हो गए उनको हम किस प्रकार से गिनेंगे, मात्रा के माध्यम से गिनेंगे। तो जहां पर ये वर्ण स्वर आपको दिखाई पड़े उनकी 1 मात्रा होती है और इस प्रकार से खड़ी पाई के माध्यम से उसे हम दर्शा देते हैं। आगे देखिए, नंबर 2 पे जो हमारे स्वर आते हैं वो आते हैं दीर्घ स्वर। जी, दीर्घ स्वर की अगर बात की जाए तो जहां पर ह्रस्व से ज्यादा समय लगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन है, जैसे अभी आपको बताया गया, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, उसके बाद में ए, आए, ओ और आओ, ये क्या हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। इनको बोलने में हमें ज्यादा समय लगता है तो इन्हें क्या कह दिया गया है, इन्हें दीर्घ स्वर कह दिया गया है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि छोटा, छोटी, छोटाऊ, ये क्या है, ये ह्रस्व स्वर हैं। इनके दीर्घ क्या हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये क्या हैं, ये इनके दीर्घ स्वर हैं। परंतु इस गलती में हम कह देते हैं कि ये छोटा ए है, ये बड़ा ए है, ये छोटा ओ है, ये बड़ा ओ है, जो बिल्कुल भी गलत है। कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और हम गलत कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्वर बताए गए हैं ये सब दीर्घ हैं, अर्थात इसे छोटा बड़ा नहीं कहेंगे, ये
सबके सब बड़े हैं। ये ए बड़ा है, ये आई बड़ा है, ये ओ बड़ा है, ये औ बड़ा है। इनको हम कभी भी ह्रस्व नहीं कहते। ये नहीं कहेंगे कि ये छोटा है, ये बड़ा, ये बिल्कुल भी गलत है। ये जो बताए गए हैं ये सब क्या हैं, ये सब दीर्घ स्वर मान लिए जाते हैं। एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हमें ज्ञात हो गया है, वो हम बताना चाहेंगे कि सामान्यतः प्रश्न आता है कि इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है। ध्यान रखेंगे बच्चों, संयुक्त स्वर कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है। तो जो भैया ए आई ओ औ हैं ये क्या है, ये संयुक्त स्वर हैं। कारण क्या है कि अभी आपको बताया गया कि इनकी रचना किस प्रकार से हुई है। दो स्वरों को मिला करके जब स्वरों की रचना होती तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर। ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या है, ये संयुक्त स्वर है। एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, बहुत साधारण होते हैं, परंतु सब आपके गलत हो जाते हैं। परंतु अब आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो बात चल रही है वो मात्रा के आधार पर चल रही है, ये आपको ध्यान रखना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। इसमें जो तीसरा भैया प्रकार आता है मात्रा के आधार पर, वो आता है प्लुत स्वर। हाँ, प्लुत स्वर। देखिए प्लुत स्वर की बात हम यहाँ पर ये लगाते हैं कि ह्रस्व में कम समय लगा, दीर्घ में और समय लगा, प्लुत में क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय लगता है। और इस समय को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, एक वर्तुल आकार का एक निशान होता है, एक संकेत होता है। ये देखिए, ये इस प्रकार से हम वर्तुल दर्शा देते हैं। जैसे जब आप लोगों ने संधि पढ़ी होगी संस्कृत में, तो उसमें एक स्वर में एक रूप आ जाता है पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि को हम किसके माध्यम से दर्शाते हैं, ये जो वर्तुलाकार है इसके माध्यम से दर्शाते हैं। और ध्यान रखना है कि इसकी जो मात्राएं होती हैं वो दो होती हैं। तो प्लुत में क्या हो गया, जैसे लिखा हुआ है कि जब हम स्वर को बहुत लंबा खींचेंगे, जैसे नाटक के संवादों में क्या होता है, कह दिया कि राम हाजिर हूं, इस प्रकार से जितने ये वर्तुलाकार हम बनाएंगे उतना ही हम तीव्रता से आगे खींचते हुए चले जाएंगे। नाटक हो गया, एकांकी हो गया, खंड काव्य हो गया, महाकाव्य हो गया। तो जब संबोधन करते हैं तो उसे हम इस संकेत के माध्यम से, प्लुत स्वर के माध्यम से उसे हम दर्शा देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो री है इसे हम स्वतंत्र स्वर नहीं कहते हैं। जैसे स्वर की अगर बात की जाए तो ये ह्रस्व हो गए, ये दीर्घ हो गए, ये संयुक्त हो गए। उसके साथ साथ इसमें सामान्यतः स्वर हो गए, व्यंजन हो गए। एक इसी में जाता है अयोगवाह। ध्यान देंगे, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे अयोगवाह जी, ये लिखा हुआ है अयोगवाह। तो होता क्या है कि सामान्यतः जब हमसे स्वर पूछे जाते हैं तो हम लोग कह देते हैं कि 11 + 2 अर्थात स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई, जो पूरी तरीके से गलत है। ध्यान रखना है आपको, जो स्वर होते हैं इनकी मूल संख्या 13 है। अभी 2019 में जब ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सीसेट का पेपर आया था उसमें ये पूछा गया था, बताइए इनमें से अयोगवाह कौन सा है। तो उसमें अंग और आह को सही माना गया था जी, अंग और आह को सही माना गया था। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि जो अंग और आह हैं ये ना तो स्वर हैं ना तो व्यंजन हैं, ये स्वतंत्र वर्ण हैं जिन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। इनका प्रयोग हम स्वर में भी करते हैं और इनका प्रयोग हम व्यंजन में भी करते हैं। तो कभी भी आप अंग और आह को स्वरों में इनकी गणना ना करें, यह पूर्णतः गलत साबित हो जाता है। परंतु कुछ विद्वानों का यह मानना है कि जो री है वो स्वतंत्र स्वर नहीं, परंतु फिर भी उसे हम क्या करते हैं, स्वर की श्रेणी में हम रख देते हैं। सामान्यतः संस्कृत में 2 प्रकार के री बताए गए हैं, परंतु हिंदी में एक ही प्रकार का री बताया गया है। तो उसे करते क्या है कि जो हमारा एक प्रकार का री है उसे हम दीर्घ में सम्मिलित कर लेते हैं। यह आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो एक प्रकार का री है वो किसे हम सम्मिलित करते हैं, वो हम दीर्घ में सम्मिलित कर लेते हैं। यही कारण होता है कि जब मूल स्वर पूछे जाते हैं तो हम ये आ ई उ को ही सही मानते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो हमारे 11 स्वर हो गए और ये 2 क्या हो गए, ये 2 हो गए अयोगवाह। इनको हम स्वर में नहीं गिनेंगे, ये हो गए हमारे अयोगवाह। एक और स्वर का प्रकार होता है जो परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। पहले भैया ये आप लिख लीजिए या फिर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी ध्यान दीजिए, आगे जो बताया गया है अगला जो कह सकते हैं स्वर का प्रकार है जो परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। जी ध्यान दीजिए, यह बताया गया है समानता जो दूसरा स्वर का प्रकार बताया गया है वो है मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर, ध्यान दीजिए, मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो इसे हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो आता है वो होता है विव्रत स्वर। कई बार परीक्षा में पूछा गया है विव्रत स्वर, इसे हम ओपन माउथ भी कहते हैं। विव्रत स्वर का मतलब ये होता है कि ऐसे स्वर जिनको बोलने पर हमारा मुख पूरा खुल जाए,
उसे क्या कहते हैं, उसे विवरत स्वर कहते हैं, या इसे हम ओपन माउथ कहते हैं। जैसे इसमें प्रमुख रूप से हम बड़ा आ को शामिल करते हैं। अब ये बताइए, अगर आपको बड़ा आ बोलना है, जैसे हमने कहा आ, तो हमें पूरा मुख खोलना पड़ेगा, ये नहीं कि छोटा मुंह खोला और आ बोल दिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो विवरत स्वर का मतलब क्या है, ओपन माउथ। इसके बाद में नंबर 2 पे इस पे आते हैं अर्धविवरत, अर्धविवरत स्वर। ध्यान दीजिए, अर्धविवरत स्वर, इसका मतलब क्या है, सामान्यतः जब इस प्रकार के हम स्वर बोलेंगे तो इनको बोलने के लिए हमें आधा मुख खोलना पड़ेगा, तो उसे कहेंगे अर्धविवरत स्वर। जैसे इसमें कह सकते हैं आ गया, आय आ गया, इसी में ओ आ गया, इसी में औ आ गया। तो इनको जब हम जैसे कहा आ, ए, ओ, औ, इनको जब हम बोलते हैं तो सामान्यतः होता क्या है कि हम अपना जो मुख होता है उसे आधा खोलते हैं, तो इसे क्या कह दिया गया, अर्धविवरत कह दिया गया। उसके बाद में नंबर 3 पे जो आते हैं उन्हें कहा गया है संवृत। जी, संवृत स्वर, विवरत का अपोजिट जो होता है वो संवृत होता है। संवृत का मतलब हम यहाँ पर ये लगाएंगे कि इनको बोलने के लिए होता क्या है कि सामान्यतः जो हमारा मुख होता है वो बंद रहता है। औसतन कहेंगे कि हमारा मुख जो होगा वो औसतन बंद रहेगा। जैसे इसमें कह दिया गया ए, और इसमें सामान्यतः ए के बाद में एक और इसमें सम्मिलित हो जाता है। जी, ए के बाद में इसमें ए ही इसमें सम्मिलित हो जाता है। संवृत का मतलब क्या होगा कि ए को जब हम बोलते हैं तो जो हमारा मुख होता है वो पूरा नहीं खुलता है, इसमें कह सकते हैं कि बंद रहता है, ए में बंद रहता है। उसके बाद ध्यान देंगे अगला जो आया है नंबर 4 पे जो आता है वो अर्ध संवृत होता है। जी, अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर के संदर्भ में यह कहा जाता है कि जिसको बोलने के लिए हमें अपना मुख नाम मात्र का खोलना पड़ता है, यानी कि बहुत कम स्पेस करना पड़ता है, उसे कहेंगे हम अर्ध संवृत। जैसे इसमें ई, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। अब इनको बोलने के लिए हमें पूरा मुख नहीं खोलना पड़ेगा, सामान्यतः छोटा सा स्पेस होगा, उसके माध्यम से क्या होता है कि इसे हम बोल सकते हैं। एक और इसमें देख लेंगे, ये आता है भैया हवा के आधार पर, मुख से हवा निकलने के आधार पर या हवा के आधार पर, हवा के आधार पर स्वर का प्रकार। यह परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है। तो इसमें एक आता है अनुनासिक, एक होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक। तो अनुनासिक ध्यान देंगे क्या है, अनुनासिक का मतलब ये होता है कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर, ऐसे स्वर जिनको बोलने पर सामान्य रूप से क्या होता है कि नासिका से आवाज निकले। तो जब नासिका से आवाज निकलेगी तो वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब अनुनासिक कहलाएंगे। और ऐसे स्वर जिनको बोलने पर नासिका से आवाज ना निकले वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब निर्नुनासिक कहलाते हैं। उसके बाद में जो घोषत्व के आधार पर है, जैसे अघोष हो गया, सघोष हो गया, अभी जब आप व्यंजन पढ़ेंगे तब आप सटीक तरीके से उसे समझ जाएंगे, या कह सकते हैं कि उसे आसानी से समझ पाएंगे। तो ये तो हो गया स्वरों का खेल। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो अब बढ़ेंगे हम लोग इसमें सामान्य रूप से व्यंजन। जी, ध्यान रखना है, ये तो आज हुआ है स्वरों का खेल, हमने देखा स्वरों के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे, जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम व्यंजन के बारे में देखेंगे। देखिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।